की काबिलियत पर कर भरोसा, जो आज गलती की है उससे सीख और आगे बढ़। अपने अक्ष को अपने लक्ष्य पर रख, अपने अक्ष को अपने लक्ष्य पर रख, यू खुद को बैठ कर ना कोसा कर। एक दिन तेरा भी नाम होगा, तेरा खुद का पहचान होगा। अपनी काबिलियत पर दोस्त भरोसा कर, जो आज गलती की उससे सीख और आगे बढ़। जो आज गलती की उससे सीख और मित्र आगे बढ़, उससे सीख और आगे बढ़। न खुद को बैठकर यूं कोसा कर, न खुद को बैठकर यूं कोसा कर। स्वागत मित्र आपका अच्छे लक्ष्य पर। बच्चे, हम लोग जीडी का मॉडल पेपर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको जीडी का मॉडल पेपर लगभग 15 से 20 सेट कराऊंगा ही कराऊंगा। तो जीडी के लगभग 9 सेट मैंने आपको करा दिए हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलग से कराए हैं। अभी जीडी के केवल मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 10। अगर जो बच्चे शुरू से नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप जाकर पीछे वाली वीडियो सारे, इसके पहले वाले क्लास जाके सारे देख लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड पर है। कॉपी उठाओ दोस्त, अपना आंसर टिक करो। देखो क्या सवाल है। कह रहा चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। आपने अपना उत्तर गेस कर लिया होगा। हम आपकी पूरी चारों ऑप्शन की व्याख्या कर देते हैं, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा और आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आपका सिलेबस ऐसे से धीरे धीरे जीडी में क्या हो जाए कवर हो रहा है। चलिए, तो अगर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब मोहम्मद गौरी के क्या थे, ये गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के लगभग 5000 गुलामों में बेटा 3 गुलाम प्रमुख थे। रट लीजिए नाम, रट्टा मार लीजिए। 3 गुलाम प्रमुख थे। उन 3 गुलामों प्रमुखों में आपको याद रखना है एल्दोज, कुब्जा और कुतुबुद्दीन ऐबक। एल्दोज, कुब्जा और कुतुबुद्दीन ऐबक, यही को तीनों गुलामों को कुछ प्रांत मिलेगा, इतिहास में आपको उल्लेख करूंगा। उत्तर भारत का जो अधिकार मिलेगा वो मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा 1206 में जब मोहम्मद गौरी मर जाएंगे तो उत्तर भारत का अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगा। अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगा। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा 1206 से लेकर 1210 तक क्या रहेंगे, यही भाई साहब क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान देना बेटा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे, लेकिन क्या काम होगा, ये राजधानी कहां बनाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये राजधानी बनाएंगे बेटा कहां पर, ये लाहौर में राजधानी बनाएंगे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाहौर को राजधानी बनाएंगे। यही कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, यही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को अपना गुलाम, ये मोहम्मद गौरी का अपना गुलाम मानेगा। तो बच्चे ये क्या काम करेगा, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा, ये उपाधि धारण करेगा सिपाह सलार या फिर मलिक की क्या करेगा, उपाधि धारण करेगा। इसका मतलब होता है अपने मालिक का वफादार। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक एक काम और करेंगे बच्चे, ये क्या काम करेंगे ध्यान दे देखिएगा। यही कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्त, यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान खेलते वक्त मर जाएंगे, लेकिन बेटा इससे पहले कुछ काम करेंगे जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का क्या, झोपड़ा। ये कहां बनाएंगे, ये अजमेर में बनाएंगे। कहां पर, अजमेर। और आप सब जानते हैं अजमेर कहां है, राजस्थान में है दोस्त। और ये है क्या, ये मस्जिद है। ये क्या है, मस्जिद है। एक मस्जिद ये दिल्ली में भी बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, कुबुवत उल इस्लाम। और ये कहां स्थापित करेंगे, ये बनाएंगे दिल्ली में बेटा। और ये क्या होगा, यही जो है ये प्रथम, भारत का प्रथम
मस्जिद माना जाता है। कुबवत उल इस्लाम भारत का प्रथम मस्जिद माना जाता है। यह भारत का क्या है? प्रथम मस्जिद है। याद रख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक से दो बातें आपको और याद रख लेना है। क्या बेटा? क्या? यही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके याद में ये भाई साहब क्या करेंगे? इनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक इनके याद में क्या करेंगे? एक मीनार बनाएंगे, कुतुब मीनार। कहां पर? दिल्ली में। क्या बनवा पाएंगे? नहीं। ये क्या रखेंगे? नींव रखेंगे। ये नींव रखेंगे। इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कौन कराएगा? आगे जाकर इल्तुतमिश पूरा कराएगा दोस्त। और 1210 में ये क्या काम करेंगे? चौगान यानी पोलो खेलते वक्त कहां पर? लाहौर में गिरकर मर जाएंगे। रट्टा मार लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ चीजें और। क्या? पील बक्स, दीन बक्स, लाख बक्स, पीन बक्स, लाख बक्स, दीन बक्स। और कुरान बहुत अच्छी स्वरों में पढ़ता था, जैसे अपने यहाँ लोग रामायण बहुत अच्छे स्वरों में पढ़ते हैं ना, अखंडवा में मंगल भवन मंगलहारी वाला। ऐसे ये बहुत कुरान स्वरों में पढ़ता था, धुन में पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खावा कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इनको कुरान खावा भी क्या कहा जाता था? कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और बात करें आपसे, तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 में गद्दी पर कौन बैठेंगे? इल्तुतमिश। और 1236 तक रहेंगे कौन? इल्तुतमिश। और यही बेटा क्या है? यही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक है। यही दिल्ली सल्तनत के क्या हैं? वास्तविक संस्थापक हैं। यही वास्तविक संस्थापक हैं। क्यों वास्तविक संस्थापक हैं ये? क्योंकि ये क्या काम करेंगे? ये राजधानी, जो राजधानी थी, ये राजधानी को ये कहाँ लेकर आएंगे? ये लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर देंगे। कहाँ पर? दिल्ली। और यही दिल्ली पर क्या बनाएंगे? राजधानी। यही व्यक्ति क्या काम करेंगे? बेटा याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त। क्या? चालसा दल, तुर्क ए चहलगानी, जिसे आप कहते हैं या चालिशा दल। चालसा दल की क्या करेंगे? स्थापना। चालसा दल की स्थापना करेंगे कौन? इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश के बारे में आपको 2-3 बातें आपको और याद रखना है मित्र। क्या? इल्तुतमिश ही बेटा चांदी का सिक्का चलाएंगे इल्तुतमिश, जिसे क्या कहा जाएगा? टका कहा जाएगा। और यही इल्तुतमिश बेटा तांबे का सिक्का चलाएंगे, जिसे क्या कहा जाएगा? जीतल कहा जाएगा। क्या? जीतल। और 1236 में इल्तुतमिश का क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा 1236 में। और इनकी पुत्री गद्दी पर कौन बैठेगी? रजिया बेगम। यही क्या होंगी? दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी कौन? रजिया बेगम। गाना सुना होगा, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। वो रजिया सच में गुंडों में बेचारी फंस जाती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम बलबन है। इसी चालसा दल में एक व्यक्ति को शामिल करेगा इल्तुतमिश, जिसका नाम होगा बलबन। बहुत दिनों तक इंतजार करेगा, बहुत दिनों तक षड्यंत्र करेगा, बहुत लोगों को मरवाएगा और 1265 में जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। दिल्ली सल्तनत का इतिहास मित्र बहुत प्यारा है और उसमें आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर। ये सब क्या काम कर रहे हैं? एक दूसरे को हत्या कर कर, एक को मारेगा दूसरे गद्दी, एक को मारेगा दूसरे गद्दी। तो रजिया सुल्तान के बारे में अगर बात करें, आइए रजिया सुल्तान के बारे में बात करें, तो रजिया सुल्तान क्या हो जाएंगी? रजिया
सुल्तान, रजिया सुल्तान बनेंगी। ध्यान देना, कब बनेंगी? 1236 में। कब तक रहेंगी ये? 1242 तक। रजिया के बारे में बच्चे अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा और जान लीजिए। रजिया बेटा, रजिया ने पोशाक त्याग दिया था और धारण किया था क्या? कुबा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा। कुबा यानी कोट कहा जाता था। और कुलाहा, कुलाहा, कुलाहा यानी टोपी, ये सैनिकों की क्या होती थी? टोपी। और यही धारण कर कर रजिया जाकर लड़ती थी, सैन्य वेशभूषा में जाकर युद्ध के मैदान में लड़ती थी। तो रजिया बेटा दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक है। एकमात्र मुस्लिम महिला शासक है। मुस्लिम महिला शासक है रजिया सुल्तान। वीर थी रजिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके योद्धाओं का इसका जिक्र। दिल्ली में एक शासक थे जिनका इनके साथ कुछ था भी, तो बताऊंगा। रजिया को बेटा क्या काम किया जाएगा? ये लाहौर से दिल्ली आते वक्त, लाहौर से दिल्ली आते वक्त क्या काम किया जाएगा? षड्यंत्र कर लिया जाएगा और डाकू क्या कर देंगे? आक्रमण। कुछ डाकू क्या कर देंगे? आक्रमण। और इसी आक्रमण में रजिया क्या हो जाएगी? मारी जाएगी। रजिया मार दी जाएगी। और इस आक्रमण में कौन था? यही व्यक्ति था। कौन? बलबन। रजिया को गुंडों में फंसा लिया था। किसने? बलबन ने। रजिया के बाद बच्चा बहराम खान आएगा। बहराम खान के बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह आएगा, फिर महमूद शाह आएगा। और महमूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? 1265 में गद्दी पर कौन बैठेगा? ये बैठेगा बेटा हुआ कौन? बलबन। 1235 में गद्दी पर कौन बैठेगा बेटा? बलबन बैठेगा। अब बलबन के बारे में जिक्र करें, योग शासक था, बहुत योग था। ध्यान से सुनना, क्या था? बलबन ने बेटा गद्दी कब संभाला? तो ये गद्दी संभाला कब? 1265 में। कब तक रहेगा ये? 1286 तक रहेगा। कैसे? मुगल गुलाम वंश में 1286 तक रहेगा बलबन। बलबन बेटा क्या करेगा? काम करेगा, लोह रक्त नीति अपनाएगा। लोह रक्त नीति अपनाएगा शासन के लिए बलबन। बलबन ही बेटा क्या काम करेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, राजत्व के सिद्धांत को लागू करेगा। यही बेटा अपने आप को दैवीय शक्ति का रूप मानेगा और दैवीय सिद्धांत भी यही लागू करेगा। दैवीय सिद्धांत राज्य में यही लागू करेगा। कौन? बलबन ही लागू करेगा बेटा। बलबन से वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये क्या काम करेगा? ये चालिसा दल जो इल्तुतमिश ने बनाया था, चालसा दल को क्या करेगा? ये समाप्त कर देगा। चालसा दल को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। बलबन चालसा दल को मित्र क्या करेगा? समाप्त कर देगा। और बलबन ही बेटा क्या काम करेगा? सैन्य विभाग की स्थापना करेगा बलबन। और ये सैन्य विभाग इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सैन्य विभाग की स्थापना करेगा जो क्या कहलाएगा? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करेगा। यही बलबन बेटा गुप्तचर विभाग की स्थापना करेगा। और गुप्तचर विभाग का नाम क्या होगा? वरीद ए मुमालिक। ये गुप्तचर विभाग की स्थापना करेगा कौन? बलबन। और बलबन बेटा 1286 में मरेगा। बलबन को सैन्य संगठन के रूप में दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। किससे? बलबन को। आगे दिल्ली सल्तनत में हम लोग जिक्र करेंगे। कैकुबाद गुलाम वंश का क्या होगा? अंतिम शासक होगा। कैकुबाद ये क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन क्या था? अब आपको उत्तर मिल गया होगा। ध्यान देना, चांदी और किसका? तांबे का। तांबे और चांदी इन दोनों का सिक्का किसने चलाया था?
तांबे के सिक्का का नाम क्या दिया था? जीतल। और चांदी के सिक्के का नाम क्या दिया था? टका। दोनों चलाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ध्यान देना, एक बात और बताना भूल गया, दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी यही था, इल्तुतमिश ही था। इसने गुलाम की उपाधि त्याग दिया था बेटा, और इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। अपने नाम का कुतबा पढ़वाया था। कुतबा क्या होता है? कुतबा होता है बेटा क्या? अपने नाम में क्या, अरे वाहवाही कराना, ठीक है। अपने नाम का कुतबा पढ़वाया था इसने। आगे सवाल देखिए, ये क्या हो गया, इसको हटाते हैं। अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? वर्ष 2018 में वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बेटा ये तो आप जान ही रहे हैं, राजा राम मोहन राय थे। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। मित्र थोड़ा सा डिटेल आपको जानना होगा। कुछ बातें आपको क्या, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आपको याद रखना है बेटा, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। एक वेदांत कॉलेज भी बनाया था बेटा, वेदांत कॉलेज भी इन्होंने ही बनाया था कलकत्ता में बेटा। इन्होंने ही बेटा क्या काम किया था? राजा राम मोहन राय जी ने ही इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। और इन्होंने ही बेटा क्या काम किया था? 20 अगस्त 1828 को क्या काम किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। इन्होंने बेटा एक पत्रिका निकाली थी राजा राम मोहन राय जी ने। इनकी भाभी एक्सपायर हो गई थी और अपने भाभी को सती प्रथा से बता नहीं पाए थे, तो इन्होंने बेटा एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था संवाद कैमुदी। और बहुत सारी जानकारियां राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जब भारत में धार्मिक समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां जिक्र करेंगे। ये क्या काम करेंगे? 1832 में जाकर क्या होगा? ब्रिस्टल जाएंगे और वहीं पर क्या होगा बेटा? मर जाएंगे। कहां पर? लंदन में। अकबर द्वितीय अपने पिल्सन की उपाधि देकर भेजेगा और वहीं पर राजा राम मोहन राय क्या होगा? मर जाएंगे। यही बेटा राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से भारत में क्या करेंगे? सती प्रथा का क्या करेंगे? अंत करेंगे। सती प्रथा का क्या करवाएंगे? अंत करवाएंगे। कौन? राजा राम मोहन राय। बड़ी अच्छी स्टोरी है राजा राम मोहन राय की, इतिहास पढ़ते वक्त वहां हम लोग जिक्र करेंगे। आगे देखिए, कह रहा मसौदा बेटा यानी प्रारूप समिति। आप इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने सदस्य थे बेटा? 7 सदस्य थे। इससे पहले जो पेपर था सेट वाला, उसमें 7 सदस्य के नाम मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है। प्रारूप समिति यही समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर थे। इसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर थे। इसी समिति के ऊपर क्या था? दायित्व था मित्र क्या करने का? संविधान में क्या शामिल होगा और कैसे शामिल होगा, इसका क्या था? दायित्व था। तो प्रारूप समिति ने बेटा हमारा जो संविधान है ये टाइप नहीं किया गया है और ना प्रिंटिंग प्रेस से, बिना किसी त्रुटि के इसे अपने हाथों से लिखा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, थोड़ा सा आप डिटेल जान लीजिएगा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ही हैं जिन्होंने बेटा संविधान को क्या किया है? लिखा है। क्या किया है? इन्होंने अपने हाथ से क्या किया है? लिखा है। यानी संविधान क्या है? हस्तलिखित है। संविधान क्या है? हस्तलिखित है। लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। किस भाषा में लिखा है मित्र? तो भाषा याद रखना, किस भाषा में लिखा है दोस्त? तो किस भाषा में लिखा है इन्होंने? तो भाषा का नाम याद रखिएगा। जिस भाषा में लिखा है वो क्या है? अंग्रेजी है।
अंग्रेजी। बेटा कहीं आपसे पूछेगा शैली किस में लिखा है, तो शैली क्या थी? शैली थी इटालियन। इटालियन इटालियन शैली। इटालियन शैली में क्या किया गया है? इसको लिखा गया है। तिरछे अक्षरों में लिखा है। किसने? इनसे पूछा गया भाई कितना रुपया लोगे लिखने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे। क्या काम करेंगे? इन्होंने कहा प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूंगा। तो इन्होंने प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखा है। भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर नाम लिखा मिलेगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। और एक शर्त और मांगा था इन्होंने पंडित नेहरू से। क्या कहा था? कहा भाई लास्ट एक शर्त और चाहिए नेहरू जी। क्या? कहीं ना अपने अंतिम पेज पर, संविधान के अंतिम पेज पर अपने गुरु और इनके दादा दोनों एक ही थे, इनके दादा ही इनके गुरु थे। इन्होंने कहा था कि अंतिम पेज पर अपने दादा का नाम लिखूंगा राम प्रसाद सक्सेना। राम प्रसाद सक्सेना का क्या लिखूंगा? नाम लिखूंगा। इन्होंने संविधान को लिखने के लिए 303 निप का प्रयोग किया है। निप जानते? ये जैसे पेन का निप नहीं होता, तो 303 साइज के निप का प्रयोग किया है। किन्होंने? इनको उसी पर संविधान प्रारूप समिति में ही इनको आवास मिला था, ये वही लगते थे। इन्होंने क्या काम किया है? लगभग 432 कलम होल्डर का प्रयोग किया है। कलम होल्डर का प्रयोग किया है। तथा बेटा लगभग कितने शाही के बोतलें? 252 शाही की बोतल, लगभग 252 शाही का बोतल प्रयोग किया है। अब पूछ लो भाई, जो पूछना है पूछ लो किसने लिखा है। ये बात हो गई। तो राजा राम, वो जो संविधान पर बेटा डिजाइन किया गया है जिस पेज पर, तो उसका डिजाइन किसने किया है? ध्यान सुनना। तो ये मिला था जिम्मेदारी किसे? शांति निकेतन को। किसे? शांति निकेतन को। और शांति निकेतन में एक व्यक्ति थे नंद लाल बोस। इन्होंने क्या काम किया है? चित्रकला से क्या किया है? भारतीय पन्ने को क्या किया है? सजाया है। किसने? शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने। इन्होंने भारतीय संविधान को क्या किया है? अपने हस्त से उसको सजाया है। बेटा भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी अनुवाद किसने किया है? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने इन्होंने क्या काम किया है? भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद किया है। कंप्लीट आपको बता दिया, पूरी बातें आपको बता दिया। अब पूछ लो भाई जो संविधान के बारे में पूछना है, ठीक है? तो किस भाषा में लिखा था? सिर्फ अंग्रेजी भाषा में। बाद में क्या हुआ? इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो मित्र किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? ये कहता है भारत का दोस्त एक क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यही कहता है दोस्त। आगे क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यहां एक सवाल देखना बेटा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक बात और याद रखना है आपको। क्या? कौन है जो अपने सदन का सदस्य नहीं है किंतु उसका सभापति है? कौन? उपराष्ट्रपति। इसके बाद आपको अनुच्छेद 65 याद रखना है, उपराष्ट्रपति का क्या कार्य। अनुच्छेद 66 याद रखना है, क्या? उपराष्ट्रपति। अब आपको कार्य याद रखना है, इसका क्या कार्य? उपराष्ट्रपति का कार्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तब ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ध्यान देना बेटा। तो राज्यसभा का
पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इससे किसके लिए वेतन मिलता है बेटा? इसको वेतन एवं भत्ता किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में से क्या मिलता है? वेतन एवं भत्ता मिलता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे आप तो भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, ये मैं पहले आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। अगला सवाल देखें बेटा, कह रहा एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में निहित होती है? एकात्मक सरकार बेटा, आप लोगों को कुछ लोग क्या बताएंगे कि भारत एक संघ है। ये सच बता रहा हूं, भारत एक यूनियन है। अब आप कुछ लोग जो देखेंगे वो कहेंगे मास्टर गलत बता दिया। नहीं बेटा, अनुच्छेद 1 भारत को संघ बताता है, अनुच्छेद 1। लेकिन भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था ये बेटा कैसी है? ये संघ नहीं है, ये संघ की तरह नहीं है। भारत किस व्यवस्था में है? संघीय व्यवस्था में है, संघात्मक व्यवस्था में है बेटा। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अगर कहीं पर लिखा हो संघ तो मतलब समझ जाना सरकार का एक स्तर, सरकार का एक स्तर। लेकिन कहीं लिखा हो संघीय व्यवस्था तो समझ जाना सरकार का एक से अधिक स्तर, एक से क्या अधिक स्तर। जैसे बच्चा भारत में सरकार त्रिमूल लोकतंत्र में है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। डिवीजन ऑफ पावर बेटा कहलाता है फेडरेशन। तो भारत ना तो संघीय है अमेरिका की तरह, न चीन की तरह एक संघ है। भारत अर्ध संघीय व्यवस्था में है और पेट में यह सवाल आया था और वहां एक्सेप्ट हुआ है क्वेश्चन। भारत अर्ध संघीय व्यवस्था की तरह कार्य करता है। जैसे अगर आपसे बात करें, अगर अनुच्छेद 352 लग गया तो ये क्या है? ये बेटा है राष्ट्रीय आपात। अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो भारत में शक्ति का विभाजन समाप्त, सारी शक्तियां कहां चली जाएंगी? राष्ट्रीय आपात लग गया, सारी शक्तियां कहां चली जाएंगी? केंद्र के पास। तब भारत कैसा दिखाई देगा आपको? एक संघ की तरह। लेकिन जब तक बेटा ऐसा नहीं है तो भारत में क्या है? त्रिमूल लोकतंत्र है, सशक्त केंद्र के साथ। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ये सशक्त कहां से लिया गया है? ये लिया गया बेटा कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय व्यवस्था कहां से? कनाडा से। तो बेटा अगर कहीं पर एकात्मक सरकार होगी तो समस्त शक्तियां किसके हाथ में होंगी? केंद्र सरकार के हाथ में। समस्त शक्तियां किसके हाथ में होंगी मित्र? केंद्र सरकार के हाथ में होंगी। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा बेटा किसे कहा जाता है? म्यांमार को। यहां बेटा क्या है? यहां स्वर्णिम मंदिर है, बहुत सारे स्वर्णिम मंदिर हैं, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज्यादा मंदिरें हैं, चमकती हुई चमचमाती हुई मंदिर हैं। और इन्हीं मंदिरों के कारण म्यांमार को क्या कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है बेटा क्या? म्यांमार को कहा जाता है द गोल्डन ऑफ पैगोडा। म्यांमार के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं थोड़ा और तो याद रखना, एक अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा क्या होगा? बर्मा भारत से अलग हो जाएगा, भारत से अलग हो जाएगा, अलग। और यही बर्मा आज का क्या है? म्यांमार है। यही बर्मा बेटा आज का क्या है? म्यांमार है। वो जो जाएंगे कौन? बहादुर शाह जफर। इस उजड़े चमन में लगता नहीं मेरा मन, आए मेरे रंगील हिंदुस्तान, ऐसा कुछ करके पोएम था उनका, आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप म्यांमार के बारे में बात करें तो भारत के कितने राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं दोस्त? तो भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं म्यांमार से? तो म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? एक लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। क्या लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है दोस्त। अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्त कौन सा क्या लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या मिलेगा आपको? नागालैंड।
क्या मिलेगा आपको? नागालैंड। और नागालैंड के बाद बेटा क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा फिर क्या आपको? मणिपुर मिलेगा। और मणिपुर के बाद क्या मिलेगा आपको? मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। ये 4 राज्य मिलेंगे। कितना किलोमीटर सीमा लगेगा? 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ भारत की सीमा क्या लगेगा? लगा हुआ मिलेगा। एक चीज और याद रखना बेटा, हिमालय। हिमालय हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान। अराकान योमा। क्या जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से हिमालय को म्यांमार में जाना जाता है। रोहिंग्या शरणार्थी का मामला किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप उत्तर बताइएगा किसके साथ? म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कह रहा ध्वन तरंगों से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है बेटा? हर्ट जो जुड़ा हुआ है ध्वन तरंगों से, नापते हैं आप इसमें। डेसिबल ये भी जुड़ा हुआ है। मैक। कैंडेला। कैंडेला बेटा किसकी मात्रक है? तो ये ज्योति, ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ज्योति तीव्रता की मात्रक है कौन? कैंडेला। किसका बेटा? कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योत तीव्रता का मात्रक है कौन? कैंडेला। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभरित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? ताप परिवर्तन के दौरान मित्र, तो ताप परिवर्तन के दौरान संभरित ऊर्जा परिवर्तित होता है कौन सा? गतित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतित ऊर्जा। अगला सवाल देखिए, कह रहा अल्फा, कह रहा बच्चे क्या कह रहा? अल्फा। कह रहा अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य छांटना है दोस्त? असत्य पेपर में जरूर देख लीजिएगा। सत्य पूछ रहा है कि असत्य? लड़के बहुत गलती करते हैं, इसलिए पेपर में वहां असत्य वाले पर लाइन कर दिया जाता है। कह रहा इनकी उच्चतम आयनीकरण क्षमता होती है। जी हाँ, अल्फा किरणों की उच्चतम आयनीकरण क्षमता होती है। बेटा याद कीजिए, इससे पहले वाले क्लास अगर आपने देखा हो तो बताया था एक मंडल है कौन सा? आयन मंडल। और इसी आयन मंडल में गैसों का क्या होता है? आयनीकरण होता है। क्या होता है? आयनीकरण होता है बेटा। क्या होता है आयनीकरण? जब इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? मुक्त होने लगे, आयनीकरण कहलाता है। तो ये एकदम सही जवाब है बेटा। अगली बात सुने बेटा, क्या कह रहा है? इनकी उच्च भेदन क्षमता होती। गलत हो गया बेटा। सबसे उच्च भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। यही असत्य है। कह रहा है उनकी उच्चतम गतित ऊर्जा होती है। यह भी सही है। ये वैध धन आवेशित हीलियम केंद्रक होते हैं। जी हाँ, आयनीकरण होता है धन आवेशित होते हैं। कौन कौन से? अल्फा किरणों में। कौन से? अल्फा किरणों में। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? सही जवाब क्या होगा? इनकी उच्च भेदन क्षमता नहीं होती है। ठीक है, और इसमें कह रहा होती है, तो यही क्या है? यही उत्तर गलत है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा किसी ऊतक में कोशिका वसा संग्रहण, कोशिका वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। सिंपल सी बात है, कोशिका वसा, वसा ऊतक बेटा। कौन से ऊतक? वसा ऊतक जो होती हैं यही कोशिका वसा संग्रहण करती है। कौन सी ऊतक? वसा ऊतक। अगला सवाल, यह सवाल है, कह रहा रक्तोत्पत्ति। आप ये सवाल बताइएगा, हर पेपर में आसान सा सवाल है। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। प्रीवियस ईयर का ये सवाल है, ये वही टाइप लिया गया है, आपको बताना है इसका उत्तर। आसान सा सवाल है, पेपर में आया है तो 2 बार। ये अगर आप लोग ने पेपर दिया हो यूपीपी का, वहां भी पूछा गया था ये सवाल, आपको उत्तर बताना है इसका। कमेंट बॉक्स ओपन है, उत्तर बताइएगा जरूर। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा जावा किस कंपनी ने विकसित किया है? था जावा बेटा सन कंपनी ने विकसित किया है। सन माइक्रोटोट्स एक कंपनी है जिसने जावा को विकसित किया है। जावा क्या है बेटा? जावा एक लैंग्वेज है। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर का। जैसे बेटा क्या है? जैसे सी है, C++ है, डाटा स्ट्रक्चर है, सेम्बियन है, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? लैंग्वेज है। ये सब क्या है? लैंग्वेज है। तो ये जावा जो किस कंपनी ने विकसित किया है? वो सन कंपनी ने विकसित किया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आइए आपको पूरा बता देते हैं,
थोड़ा ध्यान देना। अगर आप कभी भारत को देखें ऐसे कुछ इस तरह प्रायद्वीपीय भारत की ओर, तो इसमें आपको कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, जैसे यहां मिलेगा एक पहाड़ी, जैसे यहां मिलेगा एक पहाड़ी, और यहां मिलेगा। ये उड़ीसा वाला एरिया है बेटा। तो अगर उड़ीसा वाले एरिया में कुछ पहाड़ियां देखेंगे तो यहां एक पहाड़ी मिलेगा आपको रंपा। कौन सी पहाड़ी? रंपा। यहां एक पहाड़ी मिलेगा नायागढ़। कौन सी पहाड़ी? नायागढ़। और यहां एक पहाड़ी मिलेगा कौन सा? महेंद्रगिरी। कौन सा पहाड़ी बेटा? महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी चोटी भी है, 1501 मीटर ऊंचा है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। इसके नीचे आ जाइए आप आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में बेटा कुछ पहाड़ियां मिलेंगी आपको। कौन कौन सी? ध्यान देना। आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियों की अगर जिक्र करें तो यहां मिलेंगी कुछ पहाड़ी। अगर पहाड़ियों की बात करें तो इन पहाड़ियों का मैं नाम आपको बताता हूं। देखिए, एक पहाड़ी मिलेगी यहां पर बेटा। इस पहाड़ी का नाम क्या है? नल्ला माला। कौन सी पहाड़ी? नल्ला माला। नल्ला माला पहाड़ी के बाद आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा कौन सी पहाड़ी? बैली कोंडा। कौन सी पहाड़ी मित्र? बैली कोंडा। बैली कोंडा के नीचे आएंगे तो कौन सी पहाड़ी मिलेगा? पाली कोंडा। रट्टा मान लो दोस्त, ये सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियां एग्जाम से आती हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके नीचे आप पहाड़ी आएंगे तो कौन सा मिलेगा? नागरी। नागरी। और ये सारी पहाड़ियां कहां पर हैं? ये सब के सब कहां पर हैं? ये सब के सब हैं आंध्र प्रदेश में। ये कहां है? ये है आंध्र प्रदेश में। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको पहाड़ियां मिलेंगी कहां पर? तमिलनाडु में कुछ पहाड़ी। जैसे कौन सी पहाड़ी? जैसे एक पहाड़ी आपको मिल जाएगी क्या? ये जाबेदी। एक मिलेगी क्या बेटा? जाबेदी। जाबेदी के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? शेवराय। शेवराय के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पंचमलाई। और पंचमलाई के नीचे आएंगे तो कौन सी पहाड़ी मिलेगी? पालनी। पालनी। और यहीं पर बेटा एक पहाड़ी ऊपर आपको और मिलेगी जिसका नाम है सिरोमलाई। अब अगर बच्चे आप इधर से देखेंगे तो यहां एक घाट आएगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से एक घाट आएगा, और इस घाट का नाम क्या होगा? इस घाट का नाम होगा बच्चे क्या? पश्चिमी घाट। इस घाट का नाम क्या होगा? पश्चिमी घाट। यह है पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिल जाएंगे, इसी पहाड़ी का नाम होगा, इसी स्थान का नाम क्या होगा? नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिल जाएंगे, यही क्या होगा? नीलगिरी। और नीलगिरी पर एक चोटी पाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? दोदा बेटा। और यही बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। और इसी दोदा बेटा के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहां एक पहाड़ी मिलेगा आपको, और इसी पहाड़ी का नाम क्या है? अन्नामलाई। इसका मैक्सिमम भाग कहां पर है? तमिलनाडु में। और यहीं पर स्थित है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहां पर? तमिलनाडु में। लेकिन ये सही मायने में केरल और तमिलनाडु के कहां है दोस्त? सीमा पर है। मैं उससे कहां पर? ये केरल और तमिलनाडु की दोस्त सीमा पर है। रट्टा मान लो इसको मित्र, ठीक है। इसकी इसी पर, इसी अन्नामलाई पहाड़ियों पर मित्र एक चोटी मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी याद रखना। कौन सा? अनाई मुड़ी चोटी। कौन सा? अनाई मुड़ी। ये 2695 मीटर ऊंचा है, और यही प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सवाल हो गया आपका। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? उसकी जो परिसंपत्ति है उसमें क्या शामिल नहीं होता? अच्छा, एक से सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको कुछ पैसा दे दूं आपके पास जमा करने के लिए, तो क्या कहोगे? वो तुम्हारी संपत्ति है। आप उस पैसे का क्या करोगे? निवेश। और बेटौआ जैसे निवेश करोगे, उस निवेश से जो इनकम आएगा वो तुम्हारी संपत्ति है। लेकिन मैंने जो जमा किया वो तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तो बेटा जमा उसकी संपत्ति नहीं है। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो होता क्या है मित्र? वो पैसा निवेश करता है, और निवेश करके क्या करता है? इनकम कमाता है। और जो कमाता है वो उसकी परिसंपत्ति है, लेकिन जमा उसकी संपत्ति तो नहीं ना। जमा तो आप मांगेंगे ना, तो जमा तो क्या कर लेंगे? आप मांग लेंगे। निवेश है अग्रिम। जो पहले से लेकर वो बैंक
कि जो मिनिमम पॉलिसी होती है, मैं आपको बताऊंगा कि किसी बैंक के लिए खोलने के लिए क्या मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। ये बेटा क्या है, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। जी, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा नोटिस, ये भी उसकी परिसंपत्ति होती है, लेकिन जमा बेटा उसकी परिसंपत्ति नहीं होती है। इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी बहुत अच्छे से, बस आप जुड़े रहें। वीडियो दोस्त शेयर कर देना, शेयर करना वीडियो, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप हमारे लिए इतना करें जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। भाई जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर करने का क्या करूंगा, प्रयास। मेरा लक्ष्य है अब आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। मेरा पूरा लक्ष्य यही पर है, मैं आपके लिए यही करूंगा। बस आप क्या काम कीजिए, शेयर करिए भाई, फैलाओ वीडियो को, अपने यार मित्र दोस्तों तक फैलाओ। देखो आगे क्या है, कह रहा सार्वजनिक बैंक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। पहले बेटा जो सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्ष होते थे उन पर बड़ा बवाल होता था। तो रघुराम राजन 2014 के पहले उन्होंने एक मामला कहा ये जो सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्षों का चयन है ये बहुत ही विवादित क्षेत्र है, एक काम करते हैं इस विवाद को निपटा देते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, सन 2016 में एक नया संस्था बना दिया जिसको क्या कहता है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कहाँ पर, मुंबई में बनाया। कहाँ पर, मुंबई में बनाया। और यही क्या करता है, यही करता है सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्षों का क्या चयन। कौन, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। बेटा गलती से आरबीआई मत लगा देना। आइए आरबीआई के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, थोड़ी बातें आरबीआई के बारे में बता देते हैं। क्या आरबीआई देश में केंद्रीय बैंक की सबसे पहले मांग किसने किया, यंग हिल्टन कमीशन। ये यंग हिल्टन कमीशन कब बना था, ये बना था कब, 1926 में। इसके बाद एक कमीशन बना केंद्रीय बैंक। इसके बाद एक कमीशन बना केंद्रीय बैंक जांच समिति। केंद्रीय बैंक जांच समिति ये कब बना, ये बना 1934 में। अब इन दोनों की सिफारिशें मान लिया और इन दोनों की सिफारिशें मानकर एक एक्ट पारित किया, आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना। ध्यान देना बेटा, आरबीआई प्रारंभ में निजी बैंक था, ये कुछ उद्योगपतियों का बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर 1937 तक कहां पर था, कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर 1937 तक कहां पर था, कोलकाता में। और 1937 के बाद मुख्यालय कहां आया, मुख्यालय कहां पर आया, मुंबई में आया। कहां पर, मुंबई में। इसके बाद बेटा एक अधिनियम लाया गया, आरबीआई विनिमय अधिनियम। क्या लाया गया, आरबीआई विनिमय अधिनियम 1949 लाया गया। और बेटा क्या काम कर दिया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के रूप में क्या हुई, स्थापित हुई। रट लीजिए, एग्जाम में आएगा, छपेगा, एकदम तय है। सब सवाल आपके वनडे एग्जाम के बहुत कई बार रिपीट हुए हैं, ये सब रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। गौर कर इनको ठीक से पढ़िए, पूरी सिलेबस आपका जीडी का कवर हो रहा है। पढ़िए, शेयर कीजिए लोगों तक, वीडियो को क्लास तक शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर पाऊं। देखिए आप लोगों ने कहा था कि सर करंट के क्वेश्चन नहीं है, तो आप वो डिमांड मैंने आपका मान लिया। ये देखिए 16 के बाद लगभग 5 क्वेश्चन मैंने करंट के ही रखे हैं। और अगर आपको लगता है कि करंट के सवाल अभी और कुछ कम है, थोड़ा और शामिल होने चाहिए करंट के सवाल, तो दोस्त बता देना। मैं क्या काम करूंगा, कमेंट बॉक्स में भर देना, जितने करंट के क्वेश्चन चाहते हो वो मैं करंट के क्वेश्चन यहाँ क्या करूंगा, करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है सवाल, क्या है, ठीक से पढ़ो, कर ही लोगे, ध्यान सुनना। सारे ओपन पढ़ लेना, टेनिस के इंपॉर्टेंट है, ये आना है पेपर में, पढ़ लेना ओपन से। जीडी के किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपका किस सेट में आ जाए, या हो सकता है किसी सेट में 2-3 सेट में आए या किसी एक सेट में आए, लेकिन एक ओपन से एक सवाल आएगा। ये सब ओपन है सवाल, जो सवाल पूछे ही जाएंगे। रट लेना इनको, पढ़ लेना, दम तय है। क्योंकि अपने पास देखिए थोड़ा सा कुछ आप कीजिए अपने लक्ष्य के लिए, बहुत सारे हम कर रहे हैं, और पढ़ लीजिए आप ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा सिंगापुर ओपन 2022 का महिला
ध्यान से सुनना। अब वहाँ पर पढ़ना तो ठीक से पढ़ना। कभी महिला एकल पूछेगा, कभी महिला युगल पूछेगा, पुरुष एकल पूछेगा और पुरुष युगल पूछेगा। तो दोनों पढ़ना है बेटा आपको। क्या कहेगा? पीवी सिंधु एकल महिला किताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने 2022 का जीता है। ये 500वां एक किताब था, सिंगापुर का 500वां सिंगापुर ओपन किताब था, जिसे जीता है किसने? पीवी सिंधु ने। भाई आप इनसे बहुत मोटिवेट हो सकती हैं। कमाल की लेडी हैं भाई साहब, बहुत कमाल की लेडी हैं, अथाह संघर्षी हैं। और आप जान रहे हैं, अगर आप पीवी सिंधु से बहुत ही मेहनती हैं वो। आगे सुनिए, कह रहा वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2044वां किसने प्रकाशित किया है बेटा? किसने प्रकाशित किया है? ठीक सुनना। तो एक संस्था है जिसका नाम है WEF। क्या फुल फॉर्म है इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आप इसको हिंदी में समझोगे तो क्या कहलाएगा? विश्व आर्थिक मंच। अब आपको कमेंट में बताना है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ मुख्यालय आपको कमेंट में बताना है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है, बताना मित्र जरूर। हाँ ठीक है, याद कर लेना। ये जो क्वेश्चन कह रहा हूं पेपर में आएगा सब। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके साथ एक संस्था आपको और याद रखना है, IMD, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये दोनों लोग मिलकर जारी करते हैं द ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स रिपोर्ट। और इसमें बेटा 2022 में भारत ने सुधार किया है। क्या सुधार किया है? भारत 83वें स्थान पर था और अब सुधार कर किस पर पहुंच गया है? 87वें स्थान पर पहुंच गया है। तो प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? डेनमार्क है। कौन है इसमें? प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। आपको जान के हैरानी होगी, इसके पहले वाले इंडेक्स में डेनमार्क भैया 30वें स्थान पर था और छलांग मारकर कहां पर पहुंच गया है? ये प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इसका आधार क्या बनाया जाता है? तो आधार बनाया जाता है क्या? वाणिज्य दक्षता, व्यापार दक्षता, व्यापार दक्षता। और क्या? और क्या बनाया जाता है? सरकार दक्षता, सरकार दक्षता। सरकार की दक्षता क्या है? तथा आधारभूत संरचना। तथा क्या? आधारभूत संरचना। किसी देश में व्यापार की कंपटीशन क्या होगा वो इस पर निर्भर करेगा। ये चार आधार बनाकर क्या करते हैं? जारी करते हैं। रट्टा मान लीजिए दोस्त, भारत का स्थान कितना है? 43वां। तो कितने स्थान सुधार किया? 43वें स्थान पर था, 27वें पर आ गया। कितने? 7 स्थान सुधार कर कहां पहुंच गया है? 37 पर। इसमें भारत क्या क्या है? सुधार किया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। सोशल कैपिटल क्या होता है? एक तो कैपिटल होता है पूंजी, ये सोशल कैपिटल क्या है? देखिए, पूंजी निर्माण जिस देश में जितना ज्यादा होगा उस देश में उत्पादन उतना ज्यादा होगा। इकोनॉमी का सिद्धांत है, ध्यान देना बेटा। जनसंख्या में साक्षरता का अनुपात नहीं, जनसंख्या में साक्षरता का अनुपात खूब हो, लेकिन तुम खूब लड़ो, रोज हिंदू मुस्लिम करते रहो, रोज हिंदू मुस्लिम करते रहो, ये फिर सोशल कैपिटल बन नहीं पाएगा। और जिस देश में सोशल कैपिटल, याद कर लेना बेटा, आधुनिक समाज रूढ़गत नैतिकता का रूढ़गत जो नैतिकता है, अगर आपकी विचारधारा क्रिमिनल है, किसी राष्ट्र में रहने वालों की लोगों की विचारधारा क्रिमिनल है और उसमें विविध सोसाइटी के लोग, विविध धर्म के लोग रह रहे हैं, और अगर क्रिमिनल विचारधाराएं हैं तो आप उस देश का विकास नहीं कर पाओगे। आपसी असमंजस क्या होगा? कम होगा। तो आप सोशल कैपिटल कम, तो क्राइम इंडेक्स खूब बढ़ाओगे तुम, और क्राइम इंडेक्स खूब बढ़ाओगे, इकोनॉमी को भी खूब नुकसान होगा बेटा। तुम क्राइम इंडेक्स खूब बढ़ाओगे, तुम्हारे यहाँ कोई निवेश करने आएगा? नहीं करने आएगा। अब तुम माओ लॉन्चिंग करते घूमोगे तो कोई निवेश करेगा? निवेश नहीं करेगा। ठीक है, आगे सुनो तो क्या कह रहा है? तो ये तो गलत बात हो गया है। आगे कह रहा इसके भवन अन्न आधारित संरचना मशीनों का, आप खूब आधारभूत संरचना का विकास करें, लेकिन सोशल
असमंजस ना बैठा पाए तब भी गलत। कह रहा कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, गलत जवाब। कह रहा समाज में आपसी भरोसे और असमंजस का स्तर, जी हाँ यही क्या है, यही सही जवाब है। सोशल कैपिटल, किसी देश में ये जितना बेहतर होगा उस देश के लिए वो उतना बेहतर होगा। लॉ एंड ऑर्डर, निवेश उतना बेहतर आएगा। आगे सवाल सुनिए। कह रहा फेमिना मिस इंडिया 2022 का किताब किसने जीता है? तो भाई मिस इंडिया तो है ही है, कौन है ये सेना शेट्टी हैं। 21 वर्ष की हैं ये, और ये कहाँ से हैं? ये कर्नाटक से हैं, कर्नाटक से हैं। और इन्होंने ही, सेना शेट्टी जी ही, ये भारत की बेटी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और मिस इंडिया का किताब क्या किया, इन्होंने जीत लिया है। आगे अगला सवाल है, कह रहा है किसी राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? असल में बेटा आप सब, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री कौन, बता ही नहीं पाओगे। पूरा गुजरात का चुनाव किसके नाम पर हो? भाइयों एवं बहनों के नाम पर। भाइयों बहनों मतलब मोदी जी, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है? ये बेटा 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। लेकिन इसमें नाम जरा देखिए क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री का लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। आगे सुनिए, किसके लिए है? तो बेटा ये गर्भवती महिला के लिए। किसके? गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं, तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए योजना शुरू किया गया है 2022 में। कौन सा बेटा? मातृशक्ति योजना। इंपॉर्टेंट है बेटे, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मित्र, ये इंपॉर्टेंट है मातृशक्ति योजना। एक चीज बताओ आप, नारी नमन योजना की शुरुआत किसने किया है? तो याद कर लेना, ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा? नारी नमन योजना की शुरुआत किसने किया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा बच्चा, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? वो भी जान रहे हैं, महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसने किया था? कब किया गया था? 1 मई सन 2016 से। ये भी किसने किया था? भाइयों एवं बहनों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कहां से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया था। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए 5 क्वेश्चन 16 से 20 तक मैंने करंट के क्वेश्चन सॉल्व शामिल किए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर करंट का स्तर थोड़ा और होना चाहिए, तो नीचे कमेंट करो, तो मैं 2-4 क्वेश्चन करंट के और बढ़ाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि जीडी में 6 से 8 क्वेश्चन के बीच करंट के होंगे ही होंगे। इस 20 क्वेश्चन में करंट के 6 से 8 क्वेश्चन शामिल ही होंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, वही मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया है। अगर आपको लग रहा है तो दोस्त कमेंट ओपन है, भरो, बताओ। मैं आपके सुझाव को, आपने कहा था करंट, उस सुझाव को मैंने मान लिया, अगले आपके सुझाव को और मानूंगा मैं, आप बस कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक ये 20 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर नाप लीजिए, देख लीजिए आपके कितने उत्तर क्या गए, सही गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगले मॉडल पेपर में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मित्र याद रखना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, वीडियो शेयर करना, ठीक है। वीडियो शेयर करना। तब तक हमेशा की तरह दोस्त अपने आसपास सकारात्मक अवधारणाओं को फैलाएं। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और अपनों का खूब ख्याल रखो। जितना हद तक हो सके उनके लिए भी कुछ करने का क्या करें, प्रयास करें। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, आप अपनों का खूब ख्याल रखें। हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहो दोस्त, व्यस्त रहो।